हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर मैराथन सीरीज। जैसे कि हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं, ठीक है। हमने लाइट फिनिश कर लिया और हमने ह्यूमन आई फिनिश कर लिया है। अब 4 बज चुके हैं और अब हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज के चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है। कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फटाफट से पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या गलतियां बच्चे करते हैं, कौन से क्वेश्चंस हर बार आते हैं, ठीक है। तो देर नहीं करते हुए अपन सीधा वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। बट यार, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें, ठीक है। तो हमारे आज की जो क्लास है, आज का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3। हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। तो बोलता है अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन पुल सर्टेन मटेरियल्स। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर सकता है, जैसे कि वो स्टील को पुल कर सकता है, आयरन को पुल कर सकता है, या फिर अपने ही जैसे दूसरे मैग्नेट को भी अपने साइड पुल कर सकता है। तो बोलता है ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंसेस को अपने साइड पुल कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेट, ठीक। मैग्नेट्स के अंदर दोस्तों पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ये जो पोल्स होते हैं दोस्तों, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। अब ये अट्रैक्ट और रिपेल कैसे करेंगे? तो दोस्तों, अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ लोगे तो रिपेल कर देगा, साउथ को साउथ के साथ लोगे तो रिपेल कर देगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ को आपस में लोगे तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि जो सेम टाइप के पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों फील्ड की, ठीक है, तो फील्ड एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। 3 या 4 मार्क्स में तो नहीं आएगा, बट ये 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो समझते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, और फिर बताता हूं कि इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक मैग्नेट के चारों तरफ की एक ऐसी जगह जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो यहां पर एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो यहां पर अगर एक मैं लोहे का पीस लेके आऊंगा या दूसरा मैग्नेट लेके आऊंगा तो वो क्या करेगा? उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो उसके ऊपर वो करेगा क्या? मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो मैग्नेट के चारों तरफ की एक जगह जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये मानते हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कुछ लाइंस हैं जिन लाइंस का नाम हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो लाइंस जितनी ज्यादा होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है। आपके बुक में एक ये डायग्राम दिया हुआ है, अगर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो यहां पर देखो, ये जो है ये मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट के 2 पोल्स हैं, ये वाला जो पोल है ये है नॉर्थ पोल और ये वाला जो पोल है ये है साउथ पोल। अब क्या किया यहाँ पर, कुछ लोहे के जो आयरन स्प्रिंकल्स हैं उनको छिड़क दिया है। जब आप शीट को थोड़ा सा टैप करोगे ना तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएगी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है इसको देख करके ऐसा लग रहा है मानो ये नॉर्थ से शुरू हो रहा है और जाकर के साउथ में घुस जा रहा है, ठीक है। देखो ये इस तरीके के कर्व्स बना रहा है, ठीक है। वैसे यहां से देखोगे तो ये इस तरीके के कर्व्स बना रहा है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, बट ये जो स्पेसिफिक पैटर्न है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है इस एरिया में बहुत क्राउडेड है, बहुत डेंस है, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन दिखाई दे रहा है। जबकि अगर आप ये सेंट्रल पार्ट देखोगे या दूर दूर के पार्ट्स में देखोगे तो वहां पर डेंसिटी जो है वो कम हो जा रही है। तो जहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी है वहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां पर कंपास रखेंगे, ठीक है। कंपास क्या होता है? तो भैया इस टाइप का होता है, इसके ऊपर एक नीडल होती है, एक साइड जो है वो नॉर्थ को पॉइंट करता है, एक साइड जो है वो साउथ को पॉइंट करता है। अब अगर अपन इस नीडल को एक एक साइड से रखना शुरू करें तो मान लो जब यहां पर रखेंगे ना तो क्या होगा कि ये देखो, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अगर अपन देखें, ये साउथ है ये नॉर्थ है। सबसे पहले नॉर्थ के पास रखते हैं। मान लो अगर मैं इसको यहां पर रखूंगा ना तो ये इस तरफ पॉइंट आउट करेगा। अगर थोड़ा सा ऊपर इधर रखूंगा तो ये इधर पॉइंट आउट करेगा, फिर ये इधर पॉइंट आउट करेगा। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक कंपास को आगे की तरफ पॉइंट आउट करते जाऊं ना तो ये डायरेक्शन को ट्रेस कर रहा है, ठीक है। इस सारे डायरेक्शन को अगर आप जोड़ते जाओगे तो एक क्लोज्ड लूप बन जाएगा जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होगा और वापस जाकर के कहां पे घुस जाएगा? साउथ पोल पर घुस जाएगा। तो ये क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अब दोस्तों समझो क्वेश्चन कहां से आता है। 3-4 क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड
एक बार मैग्नेट में कहां पर से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और साउथ पे जाकर के खत्म होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। ये वर्ड जो है आउटसाइड द मैग्नेट, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनसाइड द मैग्नेट देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है? तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से लेकर के नॉर्थ जाती है इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। इस चीज को एक डायग्राम से समझते हैं। यहां पर देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो देखो ये वाली फील्ड लाइन यहां से निकली और यहां गई, ठीक। ये दूसरी वाली फील्ड लाइन इधर से निकल करके इधर गई, ठीक। यहां पर देखो ये वाली फील्ड लाइन इधर चली गई, ठीक। कोई भी फील्ड लाइन को अगर आप देखोगे तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है यार, छोटू सा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। एक और क्वेश्चन क्या बन रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होती है? इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें ये जो रीजन है यहां पर बहुत क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर सबसे ज्यादा क्राउडेड होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। दोनों फंडे क्लियर हो गए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां है? नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में चली जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल जाती है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट के अंदर देखोगे ना तो वो पैरेलल लाइंस बनाती हैं, और ये जो पैरेलल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये दर्शाती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहां होती है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? ये होती है बार मैग्नेट या फिर सोलिनॉइड के अंदर में होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? बड़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यार फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बट प्लीज यार नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दो, ठीक है। एक कमेंट नीचे एटलीस्ट साइंस 100 कमेंट कर दो। साइंस में अपने को 100 में 100 मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। इसका जो अगला वीडियो डालने वाला हूं, अगला वीडियो जो है वो शाम को 7 बजे आएगा, और उस वीडियो के साथ अपन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ के और पूरा का पूरा फिजिक्स आज अपन खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ट्यून रहो। 2 चैप्टर अपन फिनिश कर चुके हैं, ये 3rd चैप्टर है, और 4th चैप्टर जो है अपन 7 बजे के वीडियो में खत्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अपन बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर अगर अपन ले लें और अपन देखें कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी आती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो अपने को इस टॉपिक में समझना है। अब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा यार कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए। करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अपन ने क्या किया है, यहाँ पर ये देखो, ये एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से उसने क्या किया है कि एक करंट पास किया है। करंट पास करने के लिए यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा दिया है, ये एम्पियर लगाया है, ठीक। यहाँ पर सेल लगाया है जो कि क्या प्रोवाइड करने वाली है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाली है, और ये सर्किट जो है अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट निकलेगा, यहां से होते हुए करंट इधर से होते हुए नीचे जाएगा, और करंट इस तरीके से पार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, मतलब अगर मैं इस स्टाइलस को एज अ कंडक्टर ले लूं तो करंट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, पहले तो इस फिगर को देखो, ठीक है। इस फिगर में क्या देखने को मिल रहा है अपने को कि जब आयरन को चारों तरफ स्प्रिंकल किया गया तो वो सर्कुलर फॉर्मेशंस बना ले रहा है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, ये देखो, ये एक कंसेंट्रिक सर्कल बना, ठीक है, ये दूसरा सर्कल बना, ठीक है, फिर ये तीसरा सर्कल बना। तो इस तरीके से सर्कल सर्कल बन रहे हैं। ये जो सर्कल्स बन रहे हैं इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। यहाँ पर सेंटर कौन सा है? ये सेंटर है, ठीक है। तो इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आयरन स्प्रिंकल्स जो है अपने आप को अरेंज कर ले रहे हैं। तो मैं इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूं? इससे मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो किस डायरेक्शन, वो किस टाइप की होती है? तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती हुई मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, ठीक। अगला सवाल, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है? तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस सेंटर पे होती है, ठीक है। इस सेंटर पे जो है वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, ठीक। अब इसके डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो ये सेंटर पॉइंट है, ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल, ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल, ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स निकल रहे हैं। यहाँ पर देखो एक कंपास बनाया हुआ है, कंपास की मदद से इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में बताया था, ऐसे ही सर्कल्स को, कंपास को रखते जाओ तो सर्कल सर्कल बनते जाएंगे। तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक। ये जो सर्किट डायग्राम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम है, इसको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे
तो ये बना नहीं पाओगे क्योंकि ये 3D फिगर है जिसको 2D में बनाया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इसमें अब सवाल उठता है ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं इसमें एरो कैसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं कि जस्ट इसका उल्टा, ये तो जैसे ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है, कि इसका उल्टा बनाऊं एंटी क्लॉकवाइज बनाऊं। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए एक रूल है जिस रूल को अपन बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है राइट हैंड थंब रूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज अ वेरी क्यूट क्वेश्चन, ठीक है, बार बार अपनी शक्ल ये है, बोर्ड एग्जाम में दिखाता है, दिस इज वेरी क्यूट क्वेश्चन, बार बार अपना चेहरा जो है ये बोर्ड एग्जाम में दिखाता है। अब समझते हैं भैया कि ये राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। राइट हैंड थंब रूल बोलता है अगर आप अपने राइट हैंड को आगे की तरफ स्ट्रेच करो, इस तरीके से मुट्ठी बना लो, ठीक है, और ऐसे स्ट्रेच करो, थंब जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करो, ठीक है। अब हमको करना क्या है, थंब को जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन के साथ मैच करना है। मतलब मान लो अगर करंट नीचे जा रहा है तो अपन थंब को ऐसे रखेंगे, ठीक, अगर करंट इधर जा रहा है तो अपन थंब को ऐसे रखेंगे, करंट अगर इधर जा रहा है थंब को ऐसे रखेंगे, करंट ऊपर जा रहा है अपन थंब को ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब क्या करो, दूसरे हाथ से ये देखो ये कर्ल ऑफ फिंगर्स बन रही है, इसको अपन बोलते हैं कर्ल ऑफ फिंगर्स। इस कर्ल ऑफ फिंगर को ऐसा चारों साइड गोल गोल घुमाओ, ठीक है, ऐसा यहीं पे गोल गोल मत घुमाना, थंब के चारों साइड गोल गोल घुमाओ इस तरीके से। तो ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मान लो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कर्ल ऑफ फिंगर यहां से गया, कर्ल ऑफ फिंगर जो है वो इसके चारों साइड गोल गोल घुमा, तो ये जो है ये डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल बोलता है इफ वी होल्ड अ कंडक्टर इन अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अवर थंब, देन द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, ठीक है, ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स हैं इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए एक बार, if a conductor is held in such a way that the direction of the flow of current, ठीक है, direction of flow of current is equals to या same as the direction of the thumb, then the curl of the fingers will show the direction of the magnetic field, ठीक है। this is one of the most important question जो कि बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है, 2 मार्क का ये क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार ये रिपीट हो चुका है। ये डायग्राम भी आपको इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी प्रैक्टिस करके जाना वरना एग्जाम में बना नहीं पाओगे, ठीक है। हाथ बनाने में ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। हाथ अगर नहीं भी बना पाओ तो कम से कम ये एरो बना करके आना। ये सर्कुलर पाथ जो है एक्चुअली अब देखो यहाँ पे सर्कल एलिप्स के जैसा दिख रहा है क्योंकि 3 डायमेंशनल है जिसको 2 डायमेंशनल में बनाया गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पिछले वाले में फिर से चलते हैं और ये देखते हैं कि यहां पर डायरेक्शन क्या आएगा। तो देखो यहां पर करंट नीचे की तरफ जा रहा था और ये इस तरीके से गोल गोल घूमता दिख रहा है, कर्ल ऑफ फिंगर्स मैच हो रही है, ठीक है। मतलब यहां से आ रहा है इधर जा रहा है, यहां से आ रहा है इधर से घूम के इधर से जा रहा है, ठीक है। इधर से आया इधर गया ये गया। आप भी अपनी कॉपी में बना करके देखो, ठीक है। सिर्फ देख करके जाओगे तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे। डायरेक्शन में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, इसीलिए डायरेक्शन को सिर्फ समझो मत, एक बार कॉपी में एक रफ फिगर बना करके देखो और उसमें देखो इसकी गोल घुमाने से ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें डायरेक्शन के स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद डायरेक्शन को भी समझेंगे। यहां पर देखो क्या किया है हमने, एक सर्किट लिया है, उस सर्किट में यहां पर बैटरी लगाए हैं, इस बैटरी से करंट फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। करंट यहां से गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां तक समझ आया। अब देखो ये एक लोहे का कंडक्टर है जिसको सर्कुलर फॉर्म में एक्चुअली अपन बेंड ऐसा सर्कल किए हैं, बट क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है और अभी अपन 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पेपर में बना के, इसलिए ये एलिप्स के जैसा दिख रहा है। यहां से करंट इस पे गया, करंट ऐसा गोल घूम करके वापस आ करके और यहां से होते हुए और इस सर्किट से वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर सर्किट है और ये पूरा एक सर्कुलर लूप बना रहा है, ठीक। अब अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। किसके कारण निकालनी है, तो अपने को निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये चीज अपने को समझनी है। अब देखो यार इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इतने से एक बार फंडे को ले लो, ठीक है, इतने से पार्ट को ले लो। इतने से पार्ट में करंट किधर जा रहा है, तो इतने से पार्ट में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं बोल सकता हूं इतने से पार्ट में करंट कहां जा रहा है, इतने से पार्ट में करंट ऊपर जा रहा है। अब सिर्फ इतने में अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये देखो ये राइट हैंड हो गया, ये कर्ल ऑफ फिंगर्स हो गई, इस तरीके से ये गोल घूम रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड के पीछे से इधर थंब के पीछे से आ रहा है, इधर से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। इस तरफ से बाहर निकल रहा है और इधर से अंदर घुस रहा है, ऐसा हो रहा है। मतलब ये देखो ये जो फर्स्ट सर्कल बना है ये अंदर घुसा, ये बाहर आ गया, ठीक है। अगला जो सर्कल बना ये इधर से अंदर गया, ये इस तरफ से बाहर आ गया।
ये जो थर्ड सर्कल बना है कंप्लीट नहीं है, मैं कंप्लीट कर देता हूं, ठीक। ये इधर से जाएगा, इधर से होते हुए ये इधर से बाहर आएगा। वैसे ही जो फोर्थ सर्कल बन रहा है वो भी इधर से बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो आपको ऐसा लग रहा है ना मानो रिंग के अंदर से आ रहा है, ठीक है। अब क्या करो, इसका जस्ट सेकंड पार्ट देखो। इसके सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहां से करंट गोल घूम के यहां तक आया। मतलब अगर मैं इतने एलिमेंट को लूंगा तो इतने एलिमेंट में करंट कहां जा रहा है, तो इतने एलिमेंट में करंट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा इतने एलिमेंट में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। वापस से देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, नीचे की तरफ गया, इस तरीके से गोल 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 सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं। मतलब इधर से अंदर घुस रहा है, इस तरफ से बाहर आ रहा है, ठीक है। मेरे साइड से अंदर घुसा, इस तरफ से बाहर गया। मतलब देखो अगर मैं सर्कल्स बना दूं, ठीक है, इधर से अंदर घुसा, इस तरफ से बाहर आया। अगला सर्कल, इधर से अंदर घुसा, इधर से बाहर आया। अगला सर्कल, ठीक है, इधर से अंदर घुसा, इस तरफ से बाहर आया। अगला सर्कल, ठीक है, और बड़ा बना लेता हूं, इधर से अंदर घुसा, इस तरफ से बाहर आया। तो क्या दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो ऐसा लग रहा है क्या कि हमेशा लूप के बीच से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल एक फाउंटेन के जैसा दिख रहा है। ऐसे इधर से अंदर घुसा, इस तरफ से बीच से बाहर निकल गया। ऐसे दोनों साइड से अंदर घुसा, बीच से बाहर निकल गया। अब यार ऐसा हर जगह से होगा, ऊपर से भी होगा, नीचे से भी होगा। तो कुल मिलाकर के मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड के जो ये जो सर्कुलर लूप है, इसके जो सेंटर है, सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने वाली है, क्योंकि हर जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे आने वाली है, ठीक है। और हो क्या रहा है, ऐसे गोल घूम के आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच से होती हुई बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब इसमें एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है और एक पोल जो है वो साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग पे मैं अभी पेन को घुमा रहा हूं। अब मेरे साइड से अगर मैं देखूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, बट अगर मेरे सामने कोई बैठा होगा, या हो सकता है आप यहाँ पर एज अ व्यूअर जब देख रहे हो तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज क्यों हो जा रहा है? तो क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि एक सर्कुलर लूप, ठीक है, एक चूड़ी ले लो आप या एक कड़ा ले लो, उसको देखो एक साइड से क्लॉकवाइज घुमा के देखो, सामने बैठे वाले बंदे को वो एंटी क्लॉक घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, वो व्यू चेंज हो जाता है। अब जिस साइड से करंट आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा सर्कुलर लूप में, जैसे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा घूम रहा है ये करंट, इस तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो जिसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो वाला फेस नॉर्थ पोल के जैसा दिखाई देगा, ठीक है। एन लिखो और इस डंडी को ऐसा मैच करके देख लो, ये याद करने का सिर्फ तरीका है, ठीक है, ऐसा कोई रूल लिखा हुआ नहीं है बुक में, ये याद करने का जुगाड़ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो फेस नॉर्थ के जैसा एक्ट करेगा, और जिसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है वो फेस साउथ के जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि नॉर्थ के जैसा कौन सा एक्ट करेगा और साउथ के जैसा कौन सा एक्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है यार, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके फिर से देखो, इसमें डायरेक्शन में एक्चुअली बच्चों को इशू रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो इसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले अगर देखो, अभी अभी जो मैं बता रहा था कि ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, 2 डायमेंशनल नहीं है। ये इस तरीके का एक रिंग बनाया हुआ है, रिंग के बीच से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ये रिंग के बीच से निकल रही है, ठीक है। यहां पर देखो करंट इधर से गया, इधर से होता हुआ इधर आया है, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं अगर इधर से साइड देख रहा हूं तो इस तरीके से ये मेरे साइड से अगर मैं देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब ये जो फेस है ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करने वाला है, और ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करने वाला है, क्योंकि पीछे ही मैंने पढ़ाया था कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मेरे साइड वाला फेस अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ नॉर्थ। अगर मैं इस तरफ खड़े होकर के इसी लूप को देखूंगा तो मेरे को ये कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा मुझे एज अ साउथ पोल, ठीक। सेंटर से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, और कहीं पर भी अगर आप एक पार्ट बना लोगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर से घुस के निकल रही है, मतलब अंदर से वाला एरो को आप ऐसा ऐसा बनाते जाओ, ठीक है। और इसी को अगर बाहर से बनाओगे, ये देखो अंदर से ये घुसा, बाहर से निकल के आ गया, अंदर से ये घुसा, बाहर से ये निकल करके आ गया। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बनानी है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है जब अपन करंट को एक सॉलिनॉइड में ले लेते हैं। तो सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को आप किसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आप सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर कर सकते हो। बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले समझो यार सॉलिनॉइड क्या होता है। तो यहां पर देखो
इस तरीके का करंट गया, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, ऐसा स्प्रिंग बनाते बनाते बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये जो बना इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक। यहां पर देखो बीच में सोलेनॉइड है, ठीक। इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराने के लिए क्या किया है, इसके अंदर एक बैटरी लगा दो। अगर बैटरी लगा दोगे तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक। तो देखो ये पार्ट हमको समझ में आ गया, की समझ में आ गया, सोलेनॉइड समझ में आ गया, ठीक। अब यहां पर देखो यहां से करंट जा रहा है और इधर घूम रहा है, मतलब ये वाला जो फेस है ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज फेस हो गया। कैसा फेस हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। देखो यहां से करंट गया और एक रिंग घुमा, करंट गया एक रिंग घुमा, करंट गया एक रिंग घुमा, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, ठीक। वापस आओ, मैंने क्या सिखाया था, क्लॉकवाइज कैसा होता है, साउथ पोल, मतलब बेसिकली ये वाला कैसा एक्ट करने वाला है, साउथ पोल, और ये वाला कैसा एक्ट करने वाला है, नॉर्थ पोल। यहां तक क्लियर है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल बार मैग्नेट की जैसी है, नॉर्थ पोल से निकली, गोल घूम करके आके साउथ पोल में चले गई, एक लूप कंप्लीट। फिर नॉर्थ पोल से निकली, गोल घूम करके आकर के साउथ पोल में चले गई, एक और लूप कंप्लीट। अंदर देखो ये पैरेलल लाइंस बना रही हैं और बाहर देखो नॉर्थ टू साउथ जा रही है। अंदर में देखोगे तो साउथ से नॉर्थ जा रही है। ये जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड बना रही है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या होती है, एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। बराबर मैग्नेटिक फील्ड है, ना कहीं कम है ना कहीं ज्यादा है। अगर मैं देखूं फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा क्राउडेड कहां है, तो इस रीजन में सबसे ज्यादा क्राउडेड है, इसको अपन बोलते हैं पोल्स। तो पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होती है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, जो कि बार मैग्नेट में था वही सेम कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी अपन क्या करते हैं कि एक लोहे की रॉड को इस सोलेनॉइड के अंदर डाल देते हैं। जब आप एक लोहे की रॉड को सोलेनॉइड के अंदर डाल दोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज हो जाएगी। आप इस तरीके से इस लोहे को मैग्नेट में चेंज कर सकते हो, और जैसे ही ऑन करोगे वो मैग्नेट बन जाएगा, जैसे ही स्विच ऑफ करोगे वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर कभी कभी 2 नंबर की एक्टिविटी लिखने को भी आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, जिसमें पूछता है कि बताओ ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा। थर्ड, इसमें फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दोस्तों अब आधा से ज्यादा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। मेरे साथ एकदम बने रहना, लास्ट में मैं एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाने वाला हूं, जो कि एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया ही नहीं हुआ है, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वो टॉपिक भी सिलेबस में है, ठीक है। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहो ताकि मैं लास्ट का जो एसी डीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं वो भी आप पढ़ सको। इस टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो क्या होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। यहां पर अगर आप इस फिगर को देखोगे तो देखो यहां पर मैंने बैटरी लगाई है, बैटरी के कारण यहां से करंट गया, इधर गया, इधर गया, यहां से होते हुए इस वायर के थ्रू यहां पहुंच गया। मतलब बेसिकली हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर है इस पे अपन ने करंट लगा दिया। करंट गया किधर, बी से होते हुए ए की तरफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। यहां से करंट इस वायर से होते हुए वापस सर्किट में आ गया, तो सर्किट बेसिकली मेरा कंप्लीट हो गया। तो कुल मिलाकर के हम इसमें क्या बताना चाह रहे थे, हम इसमें बताना चाह रहे थे कि ये जो कंडक्टर है इसमें से करंट बह रहा है फ्रॉम बी टू ए, ठीक। मान लो ये वो कंडक्टर है जिसमें से करंट बह रहा है फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये मैग्नेट लिया है, इस मैग्नेट को हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये घोड़े के नाल के जैसा दिखता है, इसीलिए अपन इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। इसमें ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाती है, नॉर्थ टू साउथ। तो बेसिकली ये हो गया, देखो ये हो गया मैग्नेटिक हॉर्सशू मैग्नेट हो गया। मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इसको टर्न कर देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। ये है मेरा क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो ये हो गया मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताना है कि फोर्स किधर जाएगा, ठीक है। चलिए अब बेसिकली होगा क्या दोस्तों, ये टॉपिक आपको ये बताना चाहता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब इसमें से मैं एक एक मार्क के 2 क्वेश्चन बताता हूं। पहले पूछता है मैक्सिमम फोर्स कब आता है, मिनिमम फोर्स कब आता है। तो दोस्तों मैक्सिमम फोर्स तब आएगा जब आप 90 डिग्री पे रखोगे, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे रखोगे, जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और करंट के फ्लो के डायरेक्शन में 90 डिग्री बनेगा तब मैक्सिमम फोर्स आएगा। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो अपन उसको बोलेंगे कि वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यहां तक का फंडा समझ में आया, ठीक। जैसे यहां पर अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है, ठीक। तो एक नीचे की तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर मैं दोनों को सेम डायरेक्शन में रख दूंगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां तक का फंडा क्लियर है। अब
फोर्स अगर एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, मान के चलते हैं कि हमने क्या किया है कि मैग्नेटिक फील्ड को और करंट कैरिंग कंडक्टर के करंट को दोनों को एक दूसरे से 90 डिग्री के डायरेक्शन में फ्लो कराया है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब सवाल उठता है कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। इसके लिए आता है अगला टॉपिक, अगले टॉपिक का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्यूटेस्ट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड साइंस। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड, ठीक है, मेक श्योर लेफ्ट हैंड होना चाहिए, राइट हैंड नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करो। भैया ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्या होता है? देखो ये फिंगर इससे 90 डिग्री पे है, ये वाला इससे 90 डिग्री पे है, ठीक, और अगर इसको देखोगे तो देखो ये इससे 90 डिग्री पे है, तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। ऐसी कंडीशन जब तीनों फिंगर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पर म्यूचुअल वर्ड बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इफ वी स्ट्रेच अवर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट, ठीक, ये जो फर्स्ट वाली इंडेक्स फिंगर थी ये दिखाएगी फोर्स, ये जो बीच वाली मिडिल फिंगर है ये दिखाएगी करंट। ठीक है, सो सच दैट द इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा वाला जो है मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, देन एज अ रिजल्ट क्या होगा कि थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहां तक का फंडा समझ में आया? क्या बोल रहा है कि अगर अपन अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं इस तरह से, मानो इंडेक्स फिंगर क्या दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर क्या दिखाती है? करंट की डायरेक्शन, तो थंब अपने आप क्या दिखाने लगेगा? थंब दिखाने लगेगा फोर्स का डायरेक्शन। कोई भी बच्चा अगर इसमें थंब और फोर्स वाली चीज को पहले लिख के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर वाली चीज को बाद में लिखेगा तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा ये, ठीक है, साथ में बहुत अच्छे से याद करके जाना, इसको ओन वर्ड्स में मत लिख करके आना। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं, एक बार ध्यान से याद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो। क्या बोलता है? इफ वी स्ट्रेच अवर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट द इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger shows the direction of current, then thumb will show the direction of magnetic force, force experienced on the conductor भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल खत्म होता है। अब देखो वापस से पीछे आते हैं और इस पे लगाते हैं। मान लो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, थंब से इधर जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। देखो थंब से इधर जा रहा है मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये है करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट नीचे जा रहा है, तो ये हो गई फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, इंडेक्स मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन से मैच होना चाहिए, ये हो गया फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गया करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो करंट नीचे जा रहा था, फील्ड इस तरफ से इस तरफ जा रही थी, तो अपने आप थंब किधर गया? इस तरफ गया। ठीक, मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इस तरफ एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, मतलब अगर फील्ड ये हॉर्सशू मैग्नेट है और ये कंडक्टर है तो वो ऐसा बाहर चले जाएगा, इस तरीके से किक करेगा और बाहर चले जाएगा, और जैसे ही वो किक करके बाहर जाएगा क्या होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया। अब क्या होगा? वो वापस नीचे आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा फिर से किक करेगा, ठीक है, फिर अंदर आएगा फिर किक करेगा, तो इस तरीके का अपने को ऑब्जर्वेशन जो है वो इस एक्टिविटी में शो होगा। ठीक, अब एक सवाल उठता है क्या होगा अगर मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, ऑपोजिट कर दूं, बैटरी को पलट दूं तो क्या होगा? सेम केस में लेके देखते हैं। देखो थंब से इधर जा रहा है फील्ड, अब मैंने क्या किया? करंट को ऊपर भेज दिया, उल्टा कर दिया ना, करंट ऊपर जा रहा है तो ये हो गया करंट ऊपर, तो अब देखो थंब ऑटोमेटिकली उस तरफ चले गया, मतलब ये उस तरफ किक करने लगेगा। फंडा समझ में आ रहा है? फोर्स जो है वो अब इस तरफ एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो दोस्तों इसके साथ अपन ने क्या किया? मैग्नेटिज्म टॉपिक का पूरा टॉपिक कवर कर लिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, वो है एसी, डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट तो फिर भी बुक में दिया है, एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट तो बुक में दिया ही नहीं है, लेकिन वो इस साल के सिलेबस में है जिसके आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बट इससे पहले यार अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और शेयर कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा पहला टॉपिक है डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट का सबसे पहले समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट करंट की। तो बोलता है डायरेक्ट करंट जो है दैट इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो अपन उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट भी आम भाषा में हम उसे बोलते हैं। ठीक, अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी करंट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो फ्लो है चार्जेस का वो सिंगल डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं।
सेकेंड पॉइंट है कि कांस्टेंट वोल्टेज और करंट मिलता है, करंट और वोल्टेज जो है वो लगातार चेंज नहीं हो रहा होता है। यहां पर देखो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें अपन देख सकते हैं कि टाइम के साथ वोल्टेज जो है वो हमेशा फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। तो दो पॉइंट्स क्या हो गए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हो गया फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन, दूसरा पॉइंट हो गया कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट। थर्ड पॉइंट है, इसको अपन यूज कहां करते हैं, तो इसको अपन बैटरीज में यूज करते हैं, सोलर पैनल्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंसिल सेल से लेकर के घर पे जितना भी बैटरी यूज करते हो, इन्वर्टर यूज करते हो, सब में कौन सा करंट होता है, सब में डीसी करंट पाया जाता है। अगर अपन इसके सोर्सेस की बात करें तो बैटरीज जो है वो इसका सोर्स है, फ्यूल सेल जो है वो इसका सोर्स है, जो डीसी जनरेटर्स हैं वो इसका सोर्स है। इन सारी जगहों से अपन डायरेक्ट करंट को जनरेट कर सकते हैं। अब जिस तरीके से अपन ने डीसी करंट पढ़ा है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता जो है वो है एसी करंट। अगर अपन एसी करंट की बात करें तो एसी करंट का पूरा नाम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, तो बोलता है ऑल्टरनेटिंग करंट में पीरियोडिकली रिवर्स होते रहता है उसकी डायरेक्शन जो है ना, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होते रहती है। यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो, देखो वोल्टेज एक बार ऊपर गया, फिर एक बार नीचे डिप किया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर एक बार नीचे डिप किया। ये जो ग्राफ है दोस्तों, इस ग्राफ को साइन बोलते हैं, साइन का ग्राफ बोलते हैं। मतलब अपन बोल सकते हैं कि एसी करंट जो है वो साइनोसुडल पैटर्न शो करता है। अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में ये कितनी बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको अपन उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर अपन फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी को नापेंगे किसमें, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापेंगे। भारत में अगर अपन देखें तो जो एसी पाया जाता है करंट, एसी करंट, वो 50 हर्ट्ज का एसी होता है। वही अगर आप यूएसए में देखोगे तो यूएसए में 60 हर्ट्ज का ऑल्टरनेटिंग करंट पाया जाता है। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कहां होता है, तो दोस्तों जो जनरेटर्स होते हैं, एसी जनरेटर्स होते हैं, वहां पर से एसी करंट पाया जाता है। इसके अलावा पावर स्टेशंस में जो करंट जनरेट होता है वो भी एसी जनरेटर से निकलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सोलर बोल रहा हूं मैं, विंड मिल्स देखोगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट देखोगे, तो ये सारे ही पावर प्लांट से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, सबका सब जो है वो एसी जनरेशन होता है। अब एक क्वेश्चन समझते हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, इस चीज को समझते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इसको डाल सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द क्यूट क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी को अगर अपन देखें तो प्रॉपर्टी यहां पे मैं फर्स्ट कॉलम में बताने वाला हूं। एसी करंट का डिस्क्रिप्शन यहां देखेंगे और डीसी करंट का डिस्क्रिप्शन यहां देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है डायरेक्शन। अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो जो एसी करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली बदलती रहती है, जबकि डीसी करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती है, वो यूनिडायरेक्शनल होती है। एक ही डायरेक्शन में जो है पूरा का पूरा करंट फ्लो करता है। अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो वोल्टेज चेंज की बात होती है, ठीक है। वोल्टेज जो है बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एसी करंट में यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। घर के आसपास जो ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है ना, कभी कभी अपन बोलते हैं भाई ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई। बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वो वोल्टेज को इजिली रेगुलेट करता है, जबकि डीसी करंट में वोल्टेज को रेगुलेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। थर्ड अगर अपन देखेंगे पावर लॉस की बात करेंगे तो एसी करंट में पावर लॉस काफी कम होता है, जो कि डीसी करंट में पावर लॉस बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर अपन यूजेस की बात करेंगे तो एसी करंट जो है वो घर के हाउस होल्ड सप्लाईज में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जबकि डीसी करंट जो है वो बैटरीज में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है, ठीक है। हर एक की अपनी वैल्यू है यार, ठीक है। जैसे मोबाइल पे आप एसी करंट से चार्ज तो कर ले रहे हो अडाप्टर की मदद से, बट आप पावर जनरेटर लेकर के तो अपने साथ नहीं घूम सकते ना। तो मोबाइल्स में हम जो बैटरी यूज करते हैं वो बेसिकली डीसी बैटरी होती है, ठीक है। अगर अपन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करें, मतलब एक जगह प्रोड्यूस किए और दूसरे जगह उसको भेज रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो एसी जो है दैट इज हाई ड्यू टू ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से बहुत इजीली अपन इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, जबकि डीसी को ट्रांसमिट करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों ये जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए आपको, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं बेसिकली, इसमें से अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन और मैंने रेडी किया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसी और डीसी में से ज्यादा बेहतर कौन सा होता है और क्यों। तो दोस्तों एसी करंट जो होता है वो डीसी करंट से ज्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है। उसके कुछ स्पेशल एडवांटेजेस हैं एसी के ओवर डीसी। सबसे पहला एडवांटेज जो है दोस्तों दैट इज एफिशिएंट ट्रांसमिशन, ठीक है। बहुत एफिशिएंटली जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एसी करंट है उसको अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस तक, वो भी मिनिमल पावर लॉस के साथ। सेकंड अगर अपन देखेंगे तो दैट इज वोल्टेज ट्रांसमिशन।
अगर मैं वोल्टेज ट्रांसमिशन की बात करूं दोस्तों, तो जो एसी वोल्टेज है उसको बहुत इजीली अपन बढ़ा या घटा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे? ट्रांसफार्मर की मदद से उसके वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगला, लो मेंटेनेंस। जो एसी मोटर्स या अप्लायंसेस होते हैं उनकी मेंटेनेंस जो है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू जो डीसी मोटर्स या फिर जो डीसी इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव है एसी का। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू डीसी सिस्टम। और अगर अपन सेफ्टी की बात करें तो एसी सिस्टम्स जो हैं उनको अपन अलग अलग तरीके के सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है हमको इनडायरेक्ट करंट करना। ठीक है, तो इन 4-5 पॉइंट्स के कारण हम बोल सकते हैं कि एसी करंट जो है वो ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू डीसी करंट। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, बस 2 या 3 पॉइंट भी लिख करके आओगे तो एडवांटेजेस में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर मैं बात करूं तो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो सबसे पहला होता है मेन सप्लाई। ठीक है, पावर कहां से आता है? तो पावर कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है जिसको डीबी बोलते हैं। डीबी के अंदर क्या होता है? उसके अंदर अलग अलग किस्म के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं अलग अलग सेक्शन ऑफ द हाउस के लिए। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक मीटर होता है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक मीटर है, इसके बीच में रीडिंग नोट कर सकते हैं अपन। इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है? कितना पावर अपन कंज्यूम कर रहे हैं उसको नोट करता है। कौन सी यूनिट में नोट करता है? किलोवाट आवर में नोट करता है, जो कि कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो पैरेलल सर्किटिंग जो है वो बहुत हेल्प करती है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो घर में अपन ने 3-4 बल्ब जला रखी हैं। ठीक है, 3 बल्ब जला रखा है, एक फैन जला रखा है। अगर सबको अपन सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो अगर एक भी खराब होगा तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा इससे दोस्तों, कि एक अगर डिवाइस खराब भी होता है तो भी बाकी डिवाइसेस मेरे चलते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं पैरेलल सर्किटिंग। तो जब भी अपन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, घरों पे जो सर्किट्स बनाते हैं उसमें अपन चीजों को पैरेलल में रखने की कोशिश करते हैं, ना कि सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों, अगर अपन सेफ्टी फीचर्स की बात करें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो घर में अपन ऐसी क्या चीजें करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हैं वो काफी सेफ हो जाते हैं हमारे लिए। उसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों वो है फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, तो अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूज और सर्किट ब्रेकर हमें ओवरलोडिंग से बचाते हैं। क्या करते हैं ये हमें ओवरलोडिंग से बचाते हैं या फिर शॉर्ट सर्किटिंग से बचाते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग में होता क्या है दोस्तों, कि रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, पूरा करंट डायरेक्टली फ्लो हो जाता है। उसके कारण होता क्या है, ओवरलोडिंग हो जाती है, इतना ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है कि वो डिवाइस जो है वो खराब होने वाला होता है। तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, देखो ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसको अपन बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज में क्या होता है, देखो बीच में एक वायर है। ठीक है, ये जो वायर है ये लो मेल्टिंग पॉइंट की वायर होती है। ये क्या होता है, जैसे ही इसमें से ज्यादा करंट फ्लो होता है तो ये क्या करती है, ये यहाँ से टूट जाती है। जैसे ये यहाँ से टूट जाती है, सर्किट टूट जाता है, और सर्किट के टूटने के कारण जो आगे का डिवाइस है वो खराब नहीं होता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, फ्यूज जो है वो खुद को कॉम्प्रोमाइज करके पूरे सर्किट को बचा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें दोस्तों तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट सेफ्टी डिवाइस है अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग को यूजुअली अपन ग्रीन कलर के वायर से डिनोट करते हैं, इसको अपन अर्थ वायर भी बोलते हैं। ठीक है, कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, और ये एक तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओवरलोडिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है और अर्थिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, और बच्चे क्या करते हैं, ओवरलोडिंग का आंसर अर्थिंग में लिख के आ जाते हैं, अर्थिंग का आंसर ओवरलोडिंग में लिख के आ जाते हैं। पहले मैं दोनों में अंतर समझाता हूं, उस अंतर को समझने से पहले समझो 3 किस्म की वायर होती है। एक होती है लाइव वायर जो कि रेड कलर की होती है, वो करंट को कैरी करती है। एक होती है न्यूट्रल वायर जो यूजुअली ब्लैक कलर की होती है, कभी कभी ब्लू कलर की भी बना देते हैं, ये सर्किट को कंप्लीट करने के काम आती है। और एक होती है अर्थ वायर। अब जब भी हमारा जो डिवाइस है थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, या फिर उसमें मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेटालिक डिवाइस होता है, जैसे हीटर है, गीज़र है, ठीक है, जैसे ये स्मार्ट पैनल है, ठीक है, तो इस तरीके के डिवाइसेस में हम क्या करते हैं कि 3 पिन स्विच का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो ऊपर वाला पिन होता है उसमें से ग्रीन कलर की वायर जाती है। वो जो ग्रीन कलर की वायर होती है उसको अपन बोलते हैं अर्थ वायर। अब ये बेसिकली करती क्या है कि कभी कभी कुछ चार्जेस जो हैं वो लीक होकर के मेटालिक बॉडी में रह जाते हैं, उन चार्जेस को लेकर के ग्राउंड तक जाती है, जिसके कारण शॉक नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि वो ग्राउंड तक उन चार्जेस को लेकर जाती है, अर्थ तक उन चार्जेस को लेकर के जाती है, तो नाम क्या रखते हैं हम, अर्थिंग। जबकि ओवरलोडिंग में क्या हो रहा था, किसी डिवाइस में एक्स्ट्रा करंट पास होने के कारण, बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ ज्यादा करंट खींच लिए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा करंट पास होने के कारण ताकि वो डिवाइस खराब मत हो जाए, हम क्या करते हैं, एक फ्यूज लगाते हैं, और वो फ्यूज के ब्रेकडाउन होने से ओवरलोडिंग से हम बचते हैं।
और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, मान लो अगर एक करंट को एक ऑल्टरनेटिव पाथ मिल गया जहां से वो डायरेक्टली पास हो सकता है बिना रेजिस्टर्स के थ्रू होते हुए, तो क्या होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो दोनों तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, सबको मिक्स आउट करके एक जैसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ हमने क्या किया कि ये जो सीरीज है, ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो हमने फिनिश कर दिया है। फोर्थ वीडियो जो है वो आपको शाम को 7 बजे बिल्कुल टाइम पे पोस्ट हुआ मिल जाएगा। आज रात तक हमें पूरी की पूरी फिजिक्स खत्म करनी है, ठीक है। कल मॉर्निंग में 10 बजे आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। कल 4 वीडियो डलने वाले हैं, पहला 10 बजे, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे, और उसके बाद लास्ट वीडियो जो है वो 7 बजे डलने वाला है। कल हम पूरी केमिस्ट्री फिनिश करेंगे, आज हम पूरी फिजिक्स शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार अब तो लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सके। आज के लिए बस इतना ही।